हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और सेमेस्टर फर्स्ट के भारतीय राजनीति चिंतन में विचार आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम देखेंगे तो इस सब्जेक्ट में हमारे टोटल 7 यूनिट रहने वाली है। तो मैं आपको एक एक करके सभी यूनिट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम सभी यूनिट को थोड़ा लॉन्ग टाइप से भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे धर्म और दंड के कौटिल्य के बारे में। तो जो कौटिल्य का धर्म और दंड का सिद्धांत है, उन सभी की अवधारणाओं के बारे में, उसका विकास के बारे में, सभी के बारे में हम यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम हमारी स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे लैंगिक विषयों पर ताराबाई शिंदे। तो जो ताराबाई शिंदे जी का नाम है, वे लैंगिक विषयों पर, खास करके नारीवाद के विषय पर बहुत ही फेमस नाम है। तो लैंगिक विषयों पर ताराबाई शिंदे के बारे में हम यूनिट नंबर सेकंड में बात करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद हम हमारे स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हम बात करेंगे संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का प्रचार है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में अपने बहुत प्रमुख प्रमुख विचार दिए हैं। उन सभी विचारों के बारे में हम यूनिट नंबर थर्ड में डिस्कस करेंगे। उसी के बाद यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी वो हमारी यूनिट नंबर 4 आएगी, जिसमें हम बात करेंगे स्वराज गांधी के बारे में। तो जो गांधी जी का स्वराज का अधिकार है, जो गांधी जी का स्वराज का विचार है, जो कि आपने नारा सुना भी होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये गांधी जी का स्वराज का विचार है, इसके बारे में हम यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम हमारे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक न्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो सामाजिक न्याय में जो सबसे पहला नाम आता है, जो दलितों के लिए सबसे पहला नाम आता है, वो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है, जिन्हें हमारे संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो हमारी यूनिट नंबर 6 रहेगी। यूनिट नंबर 6 में बात करेंगे हम हिंदुत्व, सावरकर। तो जो सावरकर जी का हिंदुत्व का विचार है, उसकी अवधारणा के बारे में, सावरकर जी के बारे में, उनकी पुस्तक द वो इज हिंदू के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यही हमारी सिक्स्थ यूनिट थी। सिक्स्थ यूनिट में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ यूनिट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर सेकंड रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे एकात्मक मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय। तो इसके बाद हमारी जो सेकंड सेवंथ यूनिट रहेगी उसमें हम बात करेंगे एकात्मक मानववाद के बारे में, जो कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है। हम इसी में दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ये हमारी यूनिट नंबर 7 है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होने के साथ ही जो हमारा आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं, इन सभी यूनिट को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं उसको हम यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे रहने वाली है धर्म और दंड कौटिल्य को लेकर। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिएगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की विशाल सीमाओं पर निगाह रखने वाले एक महान चित्तनक खड़ा हुआ। उसका नाम था कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो कौटिल्य थे वे केवल शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि नीतियों के शिल्पकार, राजनीति के महान व्यावहारिक दार्शनिक और अर्थशास्त्र के रचयिता भी वे
थे। तो आज हम जानेंगे कौटिल्य के विचारों में धर्म और दंड की क्या भूमिका थी, उनका सप्तांग सिद्धांत क्या कहता है और क्यों उनकी सोच आज भी राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा बनी हुई है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य काल के महान राजनीतिक चिंतक और अर्थव्यवस्था शास्त्र के लेखक थे। जो कौटिल्य थे वे मौर्य काल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने राज्य राजनीति प्रशासन युद्ध और कूटनीति पर विस्तृत विचार दिए। उनकी सोच व्यवहारिक और यथार्थवादी थी। तो स्टूडेंट उनकी जो सोच थी वो व्यवहारिक और यथार्थवादी थी, यानी कि राजनीति में केवल आदर्शों से काम नहीं चलता, वहाँ धरातल की सच्चाई ने यही मायने रखती है। तो उन्होंने राज्य राजनीति प्रशासन युद्ध और कूटनीति पर भी गहरे विचार दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कौटिल्य जिन्हें हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा धर्म एवं दंड की अवधारणा पर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं धर्म एवं दंड की अवधारणा के बारे में। आखिर धर्म और दंड आखिर है क्या कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य ने कहा राज्य का आधार दो स्तंभों पर खड़ा है, पहला हमारा धर्म, दूसरा हमारा दंड। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का आधार धर्म और दंड है। तो सबसे पहले धर्म देख लेते हैं। धर्म को उन्होंने क्या कहा, धर्म नैतिकता सदाचार और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। धर्म यानी कि नैतिकता सदाचार और समाज में जो व्यवस्था है वो बनाए रखना, उसको ही कौटिल्य जी ने धर्म बताया है। दूसरा आता है हमारा दंड, राज्य का बल जिससे अनुशासन और कानून का पालन सुनिश्चित होता है। तो दंड यानी कि राज्य की शक्ति जिससे कि अनुशासन और कानून का जो पालन है वो सुनिश्चित हो सके, तो उसको ही कौटिल्य जी ने दंड बताया है। राजा को धर्म का पालन करना चाहिए और दंड का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो जो कौटिल्य जी है वे कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म का पालन करे और जो दंड का प्रयोग है वो न्यायपूर्ण तरीके से करे। बिना धर्म सत्ता अत्याचार बन जाएगी और बिना दंड धर्म केवल किताबों में रह जाएगा, ये कौटिल्य जी ने कहा है। तो यही था हमारा धर्म एवं दंड की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सप्तांग सिद्धांत का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो कौटिल्य ने कहा कि राज्य को एक जीवित शरीर की तरह बताया। तो कौटिल्य ने राज्य को सजीव शरीर की तरह समझाया। राज्य के 7 अंग होते हैं। तो जैसे शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो राज्य है वो भी 7 अंगों से मिलकर बना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो पहला जो अंग होता है वो स्वामी होता है, जो कि हमारे राजा होते हैं। सेकंड होता है अमात्य जो कि मंत्री या अधिकारी लोग होते हैं। थर्ड आता है जनपद जो कि प्रदेश या प्रजा होती है। फोर्थ आता है दुर्ग जिसमें किले सुरक्षा व्यवस्था ये सभी आती है। फिफ्थ होता है हमारा दंड जो कि सेना या बल के रूप में होता है। सिक्स्थ आता है कोष जो कि खजाना आर्थिक संसाधन होती है। सेवंथ होते हैं संधि करने वाले सहयोगी राज्य जिन्हें हम मित्र भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सप्तांग सिद्धांत, यानी कि जो कौटिल्य जी हैं उन्होंने राज्य को सजीव शरीर बताया, यानी कि उन्होंने बताया जो राज्य है उसके 7 अंग होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक एक करके बताया है। तो यही वे 7 अंग है जो राज्य के कौटिल्य जी ने बताया है। तो ये था हमारा सप्तांग सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आलोचना का। अब हम देख लेते हैं आलोचना के बारे में। तो आलोचकों के अनुसार आलोचना यह हुई है कि कौटिल्य ने राजा पर बहुत अधिक महत्व दिया। आधुनिक राज्य केवल 7 रंगों तक सीमित नहीं है, जनता की स्वतंत्र भूमिका कम दिखाई देती है। तो आलोचना यही हुई कि जो कौटिल्य है उसने राज्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया और साथ ही जनता की स्वतंत्र भूमिका उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई गई है। तो ये आलोचकों ने आलोचना की, यही थी हमारी आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभिन्न अंगों का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं जो विभिन्न अंग है उनका क्या क्या महत्व रहता है, उन महत्व के बारे में। तो कौटिल्य के अनुसार राजा सर्वोच्च है क्योंकि उसकी शक्ति से अन्य सभी अंग प्रभावी होते हैं। तो जो कौटिल्य है वे कहते हैं कि जो राजा है वो ही सर्वोपरि होता है एक राज्य में, उससे ऊपर कोई नहीं होता, राजा सर्वोच्च होता है। लेकिन वो इसलिए सर्वोच्च होता है क्योंकि उसकी जो शक्ति है उसकी शक्ति के बिना जो अन्य अंग है वे प्रभावी नहीं हो सकते। तो इसलिए उसकी शक्ति से अन्य अंग प्रभावी होते हैं। तो राजा को तो सर्वोच्च बताया है लेकिन उन्होंने हर अंग का भी अपना अपना महत्व बताया है। जैसे कि जो अमात्य हो गया वे प्रशासन चलाते हैं, कोष और दंड हो गए वे राज्य को स्थिर बनाते हैं, और जो मित्र हो गए वे राज्य की सुरक्षा और विस्तार में भी मदद करते हैं। तो यही था हमारे विभिन्न अंगों का महत्व।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य एवं राजनीति संबंधी सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य एवं राजनीति संबंधी सिद्धांत। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है राज्य का साव्य स्वरूप। राज्य को शरीर की तरह माना जहाँ हर रंग सप्तांग आवश्यक है। तो कौटिल्य के अनुसार जो कौटिल्य है वे कहते हैं कि जो राज्य है वो एक शरीर है और उसके 7 अंग है, जो कि सातों ही अंग बहुत ही आवश्यक या महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। तो ये था हमारा राज्य का साव्य स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य का उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य के उद्देश्य के बारे में। तो स्टूडेंट कौटिल्य के अनुसार जो राज्य का मुख्य उद्देश्य है वो है प्रजा की रक्षा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, समृद्धि एवं कल्याण, सुरक्षा और कल्याण देखना, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा करना और धर्म और न्याय की स्थापना करना। तो राज्य को उन्होंने भी एक जीवित शरीर जैसा माना, जहां उन्होंने बताया कि हर रंग का अपना अपना महत्व है। तो यही था हमारा राज्य और राजनीति संबंधी सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रभु राज्य के कर्तव्य एवं भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं संप्रभु राज्य के कर्तव्य और उनकी भूमिका के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था में कहा है कि राज्य को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार आदि का संचालन करना उसका कर्तव्य है। तो सम्राट के कर्तव्य और भूमिका में जो कौटिल्य जी है वे कहते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए राज्य को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए और उसे न्याय, कर, कृषि, व्यापार सभी का संचालन उस राज्य को ही देखना चाहिए। तो ये तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। सेकंड आती है हमारी गुप्तचर व्यवस्था, जो कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। गुप्तचर व्यवस्था में हम देखेंगे कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष बल दिया। राजा को चाहिए कि वह हर समय अपने अधिकारियों, प्रजा और शत्रुओं पर नजर रखे। तो कौटिल्य ने जासूसों पर भी बहुत जोर दिया है, जिसे गुप्तचर व्यवस्था कहा गई है। उनका कहना था कि राजा की आंखें और कान जासूस है। तो गुप्तचर राजा की आंख और कान माने जाते हैं। तो राजा को अपने अधिकारियों, जनता और शत्रुओं पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। यही कौटिल्य जी की गुप्तचर व्यवस्था कहती है। तो यही थी हमारी गुप्तचर व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कौटिल्य का कूटनीतिक सिद्धांत एवं आलोचना। तो अब हम बात कर लेते हैं कौटिल्य के कूटनीतिज्ञ सिद्धांत एवं आलोचना के बारे में। तो कौटिल्य ने 6 प्रकार की कूटनीति बताई है। तो कौटिल्य ने जो कूटनीति बताई है वह टोटल 6 प्रकार की बताई है। पहली संधि ट्रेटी, दूसरी विग्रह वोर, थर्ड आसन, फोर्थ यान, फिफ्थ संश्रय और थर्ड सिक्स्थ हमारा द्वेदी भाव। तो संधि यानी कि संधि या संधि पत्र करना, विग्रह यानी कि युद्ध करना, आसन यानी कि तटस्थ रहना, यान यानी कि आक्रमण करना, संश्रय यानी कि शरण लेना या सहयोग लेना, द्विवेदी भाव हो गया हमारा दोहरी नीति। तो इसके कुछ आलोचना भी की गई है, उन आलोचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो आलोचना, यह सिद्धांत उस समय के लिए व्यवहारिक था, लेकिन आधुनिक समय में नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कारण सीमित है। तो उनकी जो कूटनीति है वो बहुत ही व्यवहारिक थी, लेकिन जो हमारा आज का समय है उसमें इसे नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की वजह से सीमित माना जाता है। तो यही था हमारा कौटिल्य का कूटनीतिक सिद्धांत और आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन। तो अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन के बारे में। तो उन्होंने भारतीय राजनीति को यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टि दी। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने भारतीय राजनीति को यथार्थवादी दृष्टि दी। उन्होंने राज्य को केवल नैतिक या धार्मिक संस्था न मानकर शक्ति और संगठन पर आधारित माना। तो कौटिल्य जी कहते थे जो राज्य है वो केवल नैतिक या धार्मिक संस्था ही नहीं है, बल्कि वो शक्ति और संगठन पर आधारित भी एक संस्था है। तो गुप्तचर व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन और युद्ध नीति पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। तो उनकी जो जासूसी व्यवस्था है, आर्थिक प्रबंधन है और युद्ध नीति है वे आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। यानी कि अगर कहे तो जो कौटिल्य है वे भारतीय राजनीति के पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो यही थे हमारे राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे कौटिल्य का चिंतन भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा का सबसे व्यावहारिक रूप है। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष यही है कि जो कौटिल्य का चिंतन है वो भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा का सबसे ही व्यावहारिक रूप माना जाता है। उन्होंने कहा कि धर्म और दंड दोनों ही मिलकर राज्य को स्थिर और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। यानी कि राज्य
को धर्म और दंड के आधार पर चलाने की बात उन्होंने कही। उनका सप्तांग सिद्धांत और कूटनीति आज भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो उनका सप्तांग सिद्धांत और कूटनीति है वो आज भी राजनीति विज्ञान में पढ़ाई जाती है। यानी कि जो कौटिल्य है वे केवल अपने समय के ही नहीं थे बल्कि हर समय के राजनीतिक विचारक उनको माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय यानी कि नेक्स्ट यूनिट के बारे में तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे लैंगिक विषयों पर ताराबाई शिंदे के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।